Hello. Hello. Good morning, students. I, Amit Kumar, welcome you all on the platform of UPSC CAPF. आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली ही यूएसए के नए प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्ट होने के बाद पीएम मोदी ने यूएस का दौरा किया। तो पीएम मोदी की यूएस की इस विजिट के संदर्भ में आज का ये लेक्चर हम डिलीवर करने जा रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो हमारे यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है इस विजिट को लेकर वो ये है कि डिफेंस एस्पेक्ट पर दोनों ही देशों में क्या क्या डील्स हुई और उन डील्स का इंडिया के स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिक्स और सॉवरेन डिसीजन मेकिंग पर क्या असर पड़ेगा। तो कई सारे पैरामीटर्स पे डील साइन हुई, चाहे पीपल टू पीपल कोऑपरेशन हो, ट्रेड की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, टैरिफ की बात हो, ट्रेड डेफिसिट की बात हो और डिफेंस की बात हो। तो लगभग 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उस पर अलग से लेक्चर हमारे चैनल पे मौजूद है। आई विल रिकमेंड कि आप जाइए उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। तो उन सारे जो 10 पॉइंट्स पे बात हुई पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिफेंस, कि डिफेंस के मुद्दे पर क्या क्या बातचीत हुई। तो ये टॉपिक हमारे यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो यूपीएससी सीएपीएफ एसी का जो इंटरव्यू होने वाला है उस इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर यूएसए इंडिया को अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर क्यों मानता है व्हेन इट कम्स द मैटर ऑफ डिफेंस। पहली बात ये। दूसरी बात, आप एसेज को भी देखें, पिछले 2-3 साल से एसेज के पैटर्न में जो चेंज आया है उसमें करंट इवेंट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी और जियो स्ट्रेटजिक पार्ट, जियो स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों को जोड़कर ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे ऐसे के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हमारे इंटरव्यू के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जो कुछ टर्म्स हाईलाइट किए गए हैं इस डील्स में, वो टर्म्स आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे आपसे सीधा सा सवाल पेपर 1 में ये पूछा जा सकता है कि मिशन 500 क्या है। तो ये जो मिशन 500 टर्म है वो इसी डील में आया है। मिशन 500 क्या है कि इंडिया ने और यूएसए ने 2030 तक $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड का टारगेट रखा है। इसी टारगेट को मिशन 500 नाम दिया गया है। तो ये सवाल डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी फ्रेमवर्क में हमारे इंटरव्यू के लिए, हमारे पेपर 1 के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए और हमारे पेपर 2 में एसेज के टॉपिक्स को टैकल करने के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या टेक अवेज हैं। सबसे पहला जो टेक अवेज हमारे डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि 26 से 11 जो मुंबई में अटैक हुआ था 2008 में, उसका जो मेन एक्यूज है तहव्वुर राना, उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है इंडिया में। पहली बात ये। दूसरा कि F-35 स्टील्थ फाइटर्स ये इंडिया परचेज करेगा, किससे? यूएसए से। तो ये मुद्दा बहुत ही हॉट टॉपिक है कि आखिर F-35 की जरूरत इंडिया को क्यों पड़ रही है, और अगर इंडिया F-35 यूएसए से खरीदता है तो इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो F-35 का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किन किन चीज़ों पे बात हुई, इंडिया चाइना के इशूज को लेकर बात हुई कि चाइना ने इंडिया के बॉर्डर पे बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म दिखाया है। कई हमारे जो लैंड टेरिटरीज हैं उस पर इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया, तो इंडिया चाइना के इशूज हाईलाइट में रहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात ये कही कि इंडिया और चाइना में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके लिए मेडिटेशन के लिए यूएसए आगे बढ़ सकता है। यूएसए चाहता है कि दोनों के बीच मध्यस्थता की जाए, इंडिया और चाइना के बीच, ताकि एशिया में पीस लाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप भले ही एक्सट्रीम राइट नेता हो, एक्सट्रीम राइट पॉलिटिकल लीडर हो, पर वो उसने हमेशा से वॉर के अगेंस्ट ही स्टैंड रखा है। उसने साफ साफ कहा इजराइल को कि गाजा के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं उसको पीछे रखते हुए सीज फायर करो। उसने यूक्रेन को भी कहा कि
रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार हो रहा है उस वार को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट कॉल किया पुतिन को, और जेलेंस्की को भी कहा कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस पुतिन और मैं मिलकर डिसाइड करेंगे आपको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए आपको आउट ऑफ द वे जाकर और सपोर्ट नहीं करेगा। उसी क्रम में यूएसए ने ये कहा है कि मेडिएशन करने के लिए तैयार है यूएसए, इंडिया और चाइना के बीच। उसके अलावा जैसा मैंने डिस्कस किया, यूक्रेन का भी इशू हाईलाइट हुआ कि इंडिया को भी कोई स्टैंड लेना चाहिए यूक्रेन में, कि इंडिया यूक्रेन के साथ रहेगा या रसिया के साथ रहेगा या यूएसए का जो स्टैंड है उसको फॉलो करेगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थी। तहव्वुर राना का एक्सपेडिशन, F-35 स्टील फाइटर, ट्रेड डेफिसिट। यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ वो लगभग $100 बिलियन का है। कितना क्या है? $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का। तो यूएसए ने ये टारगेट बनाया है कि इस ट्रेड डेफिसिट को कम से कम किया जाए। तो इसके लिए यूएसए ने कहा है कि इंडिया को अपने यहाँ जो टैरिफ्स हैं, खासकर जो लग्जरी कार्स वगैरह हैं, उसमें टैरिफ्स को कम किया जाना चाहिए ताकि यूएसए अपना एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ा सके और ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके। यूक्रेन, इंडिया, चाइना और मिशन 500, ये 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि डिफेंस के पैरामीटर पर डिस्कस किए गए इंडिया और अमेरिका के बीच, और इसके साथ साथ एक 10 ईयर फ्रेमवर्क साइन हुआ है डिफेंस में, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ये हुआ बेसिक फ्रेमवर्क। अब आगे के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये F-35 का जो मुद्दा है वो इतना गर्म क्यों है, क्या क्या जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस होंगे F-35 स्टील्थ फाइटर के परचेस करने के बाद। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें F-35 की जरूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी कि जो इंडियन एयर फोर्स है उसके पास अभी 33 स्क्वाड्रन है। कितने स्क्वाड्रन है? 33। पर हमें जरूरत है कितने की? 42 स्क्वाड्रंस की हमें जरूरत है। तो जितनी की जरूरत है उससे बहुत कम स्क्वाड्रन है, तो उसी कमी को पूरा करेगी F-35। तो दूसरा सवाल ये आता है कि चलो अगर हमारे पास कमी है, हमें पूरा करनी है, तो हमारी जो खुद की बॉडी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये क्यों नहीं बना सकती। तो HAL की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो अभी लिमिटेड है। हमारी टेक्नोलॉजी उस 6th जनरेशन तक नहीं पहुंच पाई है। हमने तेजस वगैरह बनाया जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर वो लाइट एयरक्राफ्ट है। हमें हैवी एयरक्राफ्ट चाहिए जो चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सके। तो वो कैपेबिलिटी अभी डोमेस्टिकली HAL के पास नहीं है, इसीलिए हमें F-35 अमेरिका से खरीदना पड़ रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि चाइना ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खुद से डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया। ये देखिए, ये चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये वर्ल्ड का अभी तक मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है जो कि अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट के बराबर है। तो इंडियन एयर फोर्स को चाइनीज एयर फोर्स के बराबर रखने के लिए जरूरी था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी के बराबर हो सके, तो इसीलिए हमने F-35 परचेज किया है। अब दिक्कत ये आती है कि जो F-35 है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए ने कहा है कि वो नाटो मेंबर्स को देंगे, जो नेशंस नाटो के मेंबर्स नहीं हैं उनको F-35 नहीं दिया जाएगा। पर जैसा कि मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया, इंडिया और यूएसए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, इसीलिए यूएसए ने इंडिया के लिए एक खास एक्सेप्शन बनाया कि इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो नाटो का मेंबर नहीं है, फिर भी यूएसए उसको F-35 सेल कर रहा है। तो इंडिया को क्या किया गया? एक्सेप्शन दिया गया कि हाँ भाई, आप अमेरिका से F-35 ले सकते हो अगर आप नाटो के मेंबर नहीं हो तब भी। ये है आपका F-35। अब आगे बढ़ते हैं कि चलो F-35 हमने ले लिया, तो दिक्कत क्या है F-35 को यूज करने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी फिलहाल में ही 1-2 साल पहले आपने ये न्यूज में देखा होगा कि इंडिया ने रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। यूएसए के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये यूएसए का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका नाम है पेट्रोइट। इसका क्या नाम है? पेट्रोइट। और इंडिया ने जो
रसिया से खरीदा है उसका नाम है S-400। ये आपका S-400 है जो इंडिया ने रसिया से खरीदा है, और ये है आपका पेट्रॉइट जो इंडिया ने यूएसए से खरीदा है। पर F-35 जो है, जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट पे इसको नहीं लगाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो कैसे काम करती है कि इसमें मिसाइलें होती हैं। मान लीजिए किसी कंट्री ने आपके कंट्री के ऊपर मिसाइल छोड़ी, तो यहाँ से मिसाइल निकलेगी ऐसे और इसको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। मान लीजिए ये कंट्री एनिमी कंट्री है कोई आपके पास, इसने आपकी कंट्री में मिसाइल छोड़ी, तो आपने अपनी टेरिटरी से दूसरी मिसाइल छोड़ी और इस मिसाइल को बीच में ही क्रैश कर दिया यहाँ पे एयर में ही, तो इससे जो एनिमी कंट्री की मिसाइल थी वो आपके टेरिटरी पे नहीं आ सकी। तो यही जो सिस्टम, जो मिसाइल दूसरी मिसाइल को एयर में ही खत्म कर देती है, उसको कहते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब ये जो मिसाइलें, ये सारी मिसाइलें हैं जो ट्रक पे रखी है, ये मिसाइलें हैं। तो ये मिसाइलें आप ट्रक पे रख सकते हो, जमीन पर रख सकते हो, एयरक्राफ्ट पे रख सकते हो और मरीन पे भी रख सकते हो, मतलब बड़ी बड़ी जहाज़ों पे भी रख सकते हो। तो अमेरिका चाहता है कि जो रसिया के जो ये जो मिसाइलें हैं, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, ये उसके F-35 पे नहीं रखी जाए। क्यों? ये मिसाइल किससे चलती है? टेक्नोलॉजी से चलती है, और F-35 भी किससे चलता है? टेक्नोलॉजी से। तो अमेरिका को डर है कि S-400 का इस्तेमाल कर अगर इंडिया F-35 फाइटर जेट पे करेगी तो रसिया के पास F-35 का डेटा चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? रसिया के पास। और रसिया के पास डेटा जाएगा तो वो डेटा चाइना के पास चला जाएगा, तो चाइना भी F-35 का डेटा चुरा लेगा। तो इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अमेरिका को। तो इसीलिए अमेरिका ने कहा कि आज आप मुझसे F-35 ले लो, कुछ दिन तक उसको उड़ाओ, उसके बाद धीरे धीरे आप रसिया से S-400 लेना कम कर दो और मुझसे पेट्रोइट मिसाइल लो, और मेरी जो ये मिसाइल है इसको अपने F-35 पे लगा दो। मान लो ये F-35 है, आपकी ये जहाज है, इस पर ये मिसाइल लगा दी जाएगी ऐसे, और ये हवा में ले जाएगी। कोई एनिमी कंट्री आपके ऊपर कोई मिसाइल डालेगी तो ये हवा में ही उसको खत्म कर देगी। तो ये बड़ा गेम चल रहा है। यूएसए कह रहा है कि मुझसे F-35 खरीद लो, 5 साल 6 साल इसको चलाओ, तब तक इसका इस्तेमाल करो, S-400 जितना आपने खरीदा उसका इस्तेमाल करो, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ये मत खरीदना और मुझसे पेट्रोइट मिसाइल लो, उसको मेरे ही एयरक्राफ्ट पे लगाओ और फिर दुश्मनों पे हमला करो। पर जब तक आपके पास S-400 है वो मिसाइल आप मेरे एयरक्राफ्ट पे नहीं लगाओगे। तो ये अमेरिका का बड़ा विजन है कि आज F-35 लो और 5-6 साल के बाद पेट्रोइट लो, और रसिया से जो आप S-400 खरीद रहे हो उसको खरीदना बंद करो। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जो नेशन इसका नाम है टर्की, ये नाटो का मेंबर है, लेकिन फिर भी इसने S-400 रसिया से लिया, अमेरिका से पेट्रोइट मिसाइल नहीं ली। तो अमेरिका चाहता है कि ऐसी बात दोबारा ना हो, इसीलिए उसने इंडिया को समझाया है कि आज आप F-35 लीजिए और कुछ साल के बाद पेट्रोइट लीजिए और S-400 को खरीदना कम कर दीजिए। तो ये एक बड़ा गेम प्लान चल रहा है अमेरिका के द्वारा, इसको इंडिया को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद अमेरिका की जो एक प्राइवेट कंपनी है उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। क्या नाम है? लॉकहीड मार्टिन। ये प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की जो कि सारी मिसाइल्स हो गई या एयरक्राफ्ट वगैरह वो बनाती है। तो ये जो कंपनी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी है अमेरिका की, तो उसने अमेरिका को प्रेशराइज किया है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाइए। तो उसका भी प्रेशर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से अमेरिका चाहता है कि अमेरिका का एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़े। और लॉकहीड मार्टिन का जो मेन फोकस होगा वो एआई टेक्नोलॉजी पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करे, किसमें? एयर डिफेंस सिस्टम में, फाइटर प्लेन्स में, एंटी ड्रोन एयरक्राफ्ट वॉरियर में, इन सारी चीजों में। अब बड़ी बात यह आती है कि जब F-35 इंडिया ने कहा कि हम परचेज करेंगे, पर उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। क्या स्ट्रिंग अटैच है? स्ट्रिंग ये अटैच है कि अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं किया है। तो यही एक कंसर्न उभर के सामने आता है
कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं करे। अमेरिका चाहता है कि जितनी टेक्नोलॉजी है वो हमेशा यूएस से ही एक्सपोर्ट करे इंडिया को। इंडिया खुद से ना डेवलप कर ले, इंडिया खुद से आत्मनिर्भर ना बन जाए, इसीलिए अमेरिका को डर लगता है और वो अपना एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ाना चाहता है। तो ये पहला कंसर्न है जिसको इंडिया को समझना पड़ेगा और इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा डिफेंस में। जिसका दूसरा फैक्टर ये है कि जब अग्निवीर स्कीम आई तो आपने देखा कि अग्निवीर स्कीम का बहुत बहुत अपोजिशन हुआ इंडिया में। तो इसके पीछे भी एक फैक्टर अमेरिका देखा जा रहा है कि अमेरिका ने अग्निवीर को अपोज किया। तो आप कहेंगे कि अमेरिका को अग्निवीर से क्या लेना देना। असल में क्या है कि इंडिया का विजन है कि हम कुछ चुनिंदा स्पेसिफिक टारगेट, छोटे छोटे अपने सेना का पार्ट बनाएं जो कि स्पेसिफिक टारगेट पे फोकस कर पाए। कुछ को हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन करेंगे, कुछ को हम सिर्फ एयरक्राफ्ट के वार में ट्रेन करेंगे, कुछ को हम सिर्फ मरीन में ट्रेन करेंगे। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स बनाए जाएं हमारे आर्मी में। तो अमेरिका को लगा कि ऐसी अग्निवीर का एक सेगमेंट अगर इन्होंने टेक्नोलॉजी के विकास के लिए लगा दिया तो उससे तो इंडिया में टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी। तो अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा तो इंडिया हमसे क्यों खरीदेगा। तो इसी डर से अमेरिका ने अग्निवीर स्कीम को अपोज किया। आप अमेरिका में भी देखिएगा तो वहाँ पे मरीन्स होते हैं, स्पेशल कमांडोज होते हैं। अमेरिका ने भी अपने पूरी मिलिट्री को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है कि आपका काम सिर्फ इतना है, आप एक चीज़ पे फोकस करो, आप टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, आप ड्रोन पे फोकस करो, आप टेलीकम्युनिकेशन पे फोकस करो, ऐसे छोटे छोटे पार्ट पे फोकस करो। इंडिया ने भी वही करने की कोशिश की है अग्निवीर स्कीम से, पर अमेरिका नहीं चाहता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने, इसीलिए अमेरिका ने अग्निवीर स्कीम को अपोज किया था। ये दूसरा कंसर्न है। तीसरा अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जो अमेरिका है उसका $100 बिलियन का क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका इसी ट्रेड डेफिसिट को क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। और ये कैसे खत्म होगा कि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया को, और उस एक्सपोर्ट में सबसे पहला स्थान आएगा डिफेंस का, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में डिफेंस का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अभी भी हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट रसिया का करते हैं। तो अमेरिका चाहता है कि रसिया के पोजीशन को हटाकर खुद की पोजीशन वो ले सके, ताकि अमेरिका का एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़े और ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का कम हो। अगला, अमेरिका ने यूक्रेन के जो वार है उस पर भी इंडिया को स्टैंड लेने के लिए कहा है। इंडिया ने कहा था यूक्रेन के वार के समय कि इंडिया फेवर्स ओनली वन थिंग, किसको, पीस को। इंडिया फेवर्स पीस। इंडिया ने कहा कि मैं ना तो रसिया को सपोर्ट करता हूं, ना ही मैं यूक्रेन को सपोर्ट करता हूं। मैं यूक्रेन यानी यूएसए को सपोर्ट करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ पीस को सपोर्ट करता हूं। तो ये बात यूएसए को बुरी लगी। यूएसए ने कहा कि आप मेरे पार्टनर हो, आपको यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। पर इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ पीस को सपोर्ट करूंगा, मैं किसी भी कंट्री को स्पेसिफिक को सपोर्ट नहीं करूंगा। इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि इंडिया को भी यूक्रेन के वार में और इजराइल यानी गाजा के वार में स्टैंड लेना चाहिए। ये चौथा कंसर्न है। लास्ट में जो हमारे लिए वे फॉरवर्ड है क्या है कि ठीक है, हमने सारे कंसर्न्स देख लिए, F-35 देख लिया, चाइना का एंगल देख लिया, पैट्रियट मिसाइल का एंगल देख लिया, S-400 का एंगल देख लिया, AI के बारे में बात कर ली, ऑटोमेशन के बारे में बात कर ली। तो हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है? तो दो सबसे इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है। पहला, इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, किसमें, डिफेंस में। और डिफेंस में भी खासकर टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जो काम इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी में किया है वही काम DRDO को, वही काम HAL को डिफेंस में करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, अभी तक क्या है कि जो जेनेवा कन्वेंशन है जो कि वार क्राइम्स को डिफाइन करता है, उसमें सारे वार्स के बारे में कहा गया है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वार के बारे में नहीं कहा गया है कि AI का जो वार होगा आने वाले समय में AI बेस्ड ही वार होगा। हमारे सारे ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगे, हमारे जो सैनिक हैं वो भी रोबोट होंगे। तो आने वाला जो वार है वो AI का ही वार होगा।
पर उसके लिए अभी तक रूल डिफाइन नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जिस जिस कंट्री ने एआई को डेवलप कर लिया, जैसे अमेरिका ने, उनका हमेशा अपर हैंड रहेगा। वो जैसे चाहेंगे वैसे वार करेंगे, वो जैसे चाहेंगे छोटी नेशंस को वैसे दबाएंगे। तो इसीलिए एआई वॉरफेयर का रूल्स डिफाइन होना चाहिए जिनेवा कन्वेंशन में। तो ये दो वे फॉरवर्ड है। पहला, इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और दूसरा, एआई का वॉरफेयर का जो रूल है वो जेनेवा कन्वेंशन में डिफाइन करना पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने इंडिया और यूएसए के जो अभी रिसेंट विजिट हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूएसए में, और दोनों ने बायलैटरल लेवल पे जो भी एग्रीमेंट्स किए डिफेंस को लेकर, वो क्या क्या एग्रीमेंट्स किए और उनका जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक्स क्या एंगल पड़ेगा, और इंडिया को किन किन बातों से सावधान होना चाहिए, इन 3 मुद्दे पे हमने डिस्कशन किया। ये तीनों मुद्दे आपके पेपर 1 के एमसीक्यू, पेपर 2 के एसे और इंटरव्यू में डायरेक्ट सवाल को टैकल करने में काम आएंगे। सो आई होप यू वुड लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।